Hello, dear students. Welcome to Economics with Bhargav ma'am. Continuing with Chapter 3 of Indian Economic Development, today we'll study about various policy measures of new economic policy and in particular about liberalization. This is the third video of the chapter. In previous two videos, we have covered the reasons for new economic policy and we have covered a part of liberalization. In that, we have covered industrial sector reform and financial sector reform. And in today's video, we'll cover trade and investment policy reform, tax reforms, and foreign exchange reforms. So now let's start. That new economic policy was undertaken in 1991 after the crisis, after the inefficient management of Indian economy between 1950 to 1990. दो तरीके के मेजर्स थे, स्टेबलाइजेशन मेजर और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर. स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स में वी आर स्टडिंग अबाउट द लिबरलाइजेशन में we have studied about industrial sector reform and financial sector reform. Industrial sector reform mein there was deregulation of industrial sector, and then in financial reform we know that the RBI from the role of regulator became a facilitator. और आज हमें करना है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी. अगर आप लोगों ने पहली दो वीडियोस नहीं सुनी है उनको जरूर सुन लीजिए फॉर अ बेटर एंड क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चैप्टर. दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट. एवरी टाइम यू विल सी द पेपर, आपको पर्टिकुलरली लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन में से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा. सो लेट अस स्टार्ट विद ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म. अब याद करिए 1991 से पहले हमारी जो ट्रेड पॉलिसी थी वो क्या थी? वो इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी थी, यानी कि इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन का था ट्रेड पॉलिसी. अब बिल्कुल सही था उस समय के हिसाब से. वाई? बिकॉज आफ्टर 200 years ऑफ योर ब्रिटिश रूल हमारी इंडियन इकोनॉमी की हालत बहुत ख़राब थी. तो उस समय तो ये होना ही चाहिए था कि अपनी इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी उठानी थी. लेकिन इन द होल प्रोसेस व्हाट हैड हैपेंड दैट आर इंडस्ट्रीज बिकेम वेरी इनएफिशिएंट, वेरी कॉस्ट इनफेक्टिव. और रिजल्ट ये हुआ कि हम जो एक्सपोर्ट कर सकते थे वो हम कभी डेवलप ही नहीं कर पाए क्योंकि हमारी क्वालिटी बहुत पुअर थी, हम बड़े नॉन कॉम्पिटिटिव थे. तो जो हमारी ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी का जो मेन पर्पस है वो यही है. Liberalization of trade and investment regime was initiated to increase international competitiveness of industrial production. वो जो हमारी सारी इंडस्ट्रीज नॉन कॉम्पिटिटिव थी, इनएफिशिएंट थी, उनको कॉम्पिटिटिव बनाना. एंड ऑल्सो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी इनटू द इकोनॉमी. भाई सारी दुनिया बहुत जोरों की आगे चल रही है, उनके यहाँ जो डेवलपमेंट हो रहा टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा हो रहा, पर क्योंकि हमारी इकोनॉमी हम लोगों ने बिल्कुल एक क्लोज्ड इकोनॉमी की तरह रखी तो हमारे यहाँ कुछ ज़्यादा डेवलप हो ही नहीं पाया. इसीलिए जो लिबरलाइजेशन मेजर है उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी था कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हम करें उनकी टेक्नोलॉजीज़ में, जो वहाँ पे टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है, हम वहाँ पे से टेक्नोलॉजी लेके आएँ और अपनी जितनी भी कंपनीज हैं, जितनी भी अपनी प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, उनको एफिशिएंट बनाएं, मोर मॉडर्न बनाएं और जो लोकल इंडस्ट्रीज हैं वो कॉम्पिटिटिव बने. द एम वाज आल्सो टू प्रमोट द एफिशिएंसी of local industries and adoption of new modern technologies. अब पास्ट पॉलिसी का रिजीम का जो इम्पैक्ट रहा है वो बेसिकली यही रहा है कि हम लोगों ने इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी रखी है. तो हमने रिस्ट्रिक्शन रखे थे इम्पोर्ट पे बाय द वे ऑफ कोटाज एंड टेरिफ. तो हमको वो सब रिमूव करना था. और क्या करना था कि जो हमारी नॉन कॉम्पिटिटिवनेस है उसको कम करना था और जो स्लो ग्रोथ है उसको काउंटर करके अब ऐसी पॉलिसी बनानी थी कि हम ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बने, हमारे यहाँ ज़्यादा ग्रोथ हो. सो पास पॉलिसी ने इम्पैक्ट्स देख लीजिए. इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, इंडिया वॉज फॉलोइंग अ regime of quantitative restriction on imports. This was encouraged through tight control over imports and by keeping the tariffs very high. These policies reduced the efficiency and competitiveness, which led to the slow growth of manufacturing sector. हमारी जो इंडस्ट्रीज थी वो कभी कॉम्पिटिटिव बन ही नहीं पाई. क्यों? क्योंकि हम कभी बाहर से सामान मंगाना ही नहीं देते थे अपने कंज्यूमर को. तो जो हमारी इंडस्ट्रीज बनाती थी हमारे कंज्यूमर्स वही एक्सेप्ट करते चले जाते थे. रिजल्ट ये हुआ कि इंडस्ट्रीज ने कभी भी ये कोशिश ही नहीं करी
कि वो एफिशिएंट बने, कॉम्पिटिटिव बने, बेटर क्वालिटी दे, तो कंज्यूमर वाज डेफिनेटली एट लॉस। उसके बाद जो अब नई ट्रेड पॉलिसी आई, उसका बेसिक एम क्या था कि भाई ये जो रिस्ट्रिक्शन है क्वांटिटेटिव, इसको खत्म करो, ना इंपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन हो ना एक्सपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन हो। तो जो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट्स ऑफ मैन्युफैक्चर्ड कंज्यूमर गुड्स एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट वर आल्सो फुली रिमूव फ्रॉम अप्रैल 2001। फिर दूसरा क्या करा, हमारा एम क्या था, रिडक्शन ऑफ टैरिफ रेट, चाहे वो इंपोर्ट ड्यूटी हो एक्सपोर्ट ड्यूटी हो, उसको रिमूव करना, जिससे हमारी जो कॉम्पिटिटिव पोजीशन है दुनिया में बेटर हो, हमारे भी प्रोडक्ट्स दुनिया में compete कर पाए, हम जो बाहर से सामान लाएं वो हमारे जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं उससे बेटर बनाने की कोशिश करें। तो रिडक्शन ऑफ ट्रेड टैरिफ रेट्स। और तीसरी बात क्या थी, रिमूवल ऑफ लाइसेंसिंग प्रोसीजर फॉर इम्पोर्ट्स। बाहर से कुछ भी सामान मंगाने से क्या होता है कि हमारी अपनी इंडस्ट्रीज को कंपटीशन मिलता है। तो पहले तो हम मंगाने नहीं देते थे, तो कभी कंपटीशन नहीं हुआ, इसी वजह से हमारी जो इंडस्ट्री थी वो सफर करी। लेकिन अब जो हम ट्रेड पॉलिसी लाए थे वो ये ला रहे थे कि भाई आप कोई भी रुकावट नहीं है अगर आप बाहर से सामान मंगाना चाहते हो। तो रिमूवल ऑफ लाइसेंसिंग प्रोसीजर फॉर इंपोर्ट्स, इंपोर्ट लाइसेंसिंग वाज एबॉलिश्ड एक्सेप्ट इन केस ऑफ hazardous and environmentally sensitive industries. बाकी always everybody was free to get whatever they wanted. अब चौथा जो रिफॉर्म है लिबरलाइजेशन में, दैट इज टैक्स रिफॉर्म। अब ये आज तक का सबसे बड़ा रिफॉर्म रहा है। अब देखिए जो टैक्स है, टैक्स एंड एक्सपेंडिचर, ये हमारी फिस्कल पॉलिसी का एक पार्ट रहा है। आप लोगों ने अगर बजट पढ़ा है तो आपको पता है उसके अंदर रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर दो साइड होते हैं। तो अगर हम टैक्स रिफॉर्म लाते हैं तो बेसिकली हम फिस्कल पॉलिसी में रिफॉर्म्स ला रहे हैं। सो दीज आर कंसर्न विद द रिफॉर्म्स इन गवर्नमेंट टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी विच आर कलेक्टिव नोन एज फिस्कल पॉलिसी। अब जो टैक्स रिफॉर्म है उसके बेसिक दो ही पर्पस सॉल्व करने की कोशिश हो रही है। एक तो जो टैक्स का रेट है उसको रिड्यूस करना, और जो टैक्स मेथड्स हैं उसको सिंप्लीफाई करना। क्यों? क्योंकि भाई दो तरीके के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स इज द टैक्स विच इज लेविड ऑन द पर्सन एंड द सेम पर्सन पेज फॉर इट, जैसे इनकम टैक्स, जैसे प्रॉफिट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है, इट इज लेविड ऑन वन पर्सन एंड इट्स इंसिडेंस फॉल्स ऑन अनदर पर्सन। जैसे हमारे यहाँ हुआ करता था सेल्स टैक्स, लगता दुकानदार पे था और देता कौन था उसको, कंज्यूमर देता था। तो इन दोनों टैक्सेस में हमने रिफॉर्म लाए हैं। अब सबसे पहले हम डायरेक्ट टैक्स में जो रिफॉर्म लाए हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। अभी तक हम लोगों ने 1990 से पहले जो टैक्स रेट था उसको बहुत हाई रखा। तो जब टैक्स रेट बहुत हाई था तो हम लोगों ने ऑब्जर्व करा कि भाई बहुत ज़्यादा टैक्स इवेजन होता है और लोग अपनी जो इनकम है वो दिखाना ही नहीं चाहते। तो रिजल्ट क्या होता है कि गवर्नमेंट को बहुत बड़ा नुकसान होता है, गवर्नमेंट के पास टैक्स कलेक्शन ही नहीं होता। तो 1991 के बाद फोकस ये रहा कि ये जो टैक्स रेट है इसको कम करा जाए, क्योंकि जब टैक्स कम होगा, टैक्स रेट कम होगा, तो लोग टैक्स इवेजन से दूर भागेंगे और एनकरेज होंगे सेविंग करने में और अपनी इनकम बताने पे। इससे गवर्नमेंट को ही फायदा होने वाला है। So since 1991, there has been a continuous reduction in taxes on individuals' income, as it was felt the high rate of tax was an important reason for tax evasion. It is now widely accepted that moderate rate of income tax and encourage saving and voluntary disclosure of income. The rate of corporation tax, which was very high earlier, have been gradually reduced. अब आइए भाई इनडायरेक्ट टैक्स। अभी तक का जो रिफॉर्म हुआ है इंडिया में, इनडायरेक्ट टैक्स का रिफॉर्म सबसे बड़ा हुआ है, जिसका नाम है अभी तक का जीएसटी। आप सबने इसका नाम सुना होगा। एफर्ट्स हैव बीन आल्सो मेड to reform indirect tax in order to facilitate the establishment of a common national market for goods and commodities. Goods and Service Tax Act 2016. Recently, Parliament passed a law, Goods and Service Tax Act 2016, to simplify and to introduce a unified indirect tax system in India. प्रणब मुखर्जी उस समय हमारे प्रेसिडेंट थे। मोदी जी और प्रणब मुखर्जी ने 1 जुलाई रात को 12 बजे ये टैक्स को लॉन्च करा था। दिस टैक्स केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम जुलाई 2017. This is expected to generate additional revenue for the government, reduce tax evasion, and create one nation, one tax, one market.
और दूसरा इसका काम क्या रहा है हमारे टैक्स रिफॉर्म का, सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स. Another component of reform is simplification. In order to encourage better compliance on the part of taxpayer, अभी क्या होता था, टैक्स पेयर जो है वो घबराता था क्योंकि इतना लंबा चौड़ा प्रोसीजर होता था. लेकिन अब टैक्स रिफॉर्म के बाद क्या हुआ, आप एक सिंपल फॉर्म भरते हो, आपकी रिटर्न फाइल हो जाती है. तो many procedures have been simplified and the rates also substantially lowered. अब आइए भाई लास्ट रिफॉर्म लिबरलाइजेशन में, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म. अब फॉरेन एक्सचेंज क्या होती है? फॉरेन एक्सचेंज इज व्हाट वी गेट फ्रॉम आउटसाइड. हम अपनी इंडिया में ट्रेड करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो रुपए से एक दूसरे को पेमेंट करते हैं. लेकिन जब भी हम बाहर किसी के संग ट्रेड करते हैं तो वो रुपए में हमसे पेमेंट नहीं लेता, वो हमसे अपनी करेंसी में लेता है या किसी ऐसी करेंसी में पेमेंट लेता है जो एक्सेप्टेबल हो. और इसी को बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज. तो जो हमारा एक्सटर्नल सेक्टर में रिफॉर्म आया सबसे पहले, वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में ही आया. अभी 1991 से पहले क्या हुआ करता था कि गवर्नमेंट यूज टू डिसाइड दैट व्हाट विल बी द रेट ऑफ एक्सचेंज. रिजल्ट ये हुआ करता था कि गवर्नमेंट को ही फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स मेंटेन करने पड़ते थे अपने वर्ड्स ऑनर करने के लिए. गवर्नमेंट को ही सारी एजेंसी से कोऑर्डिनेट करना पड़ता था रिजर्व मेंटेन करने के लिए. तो भाई 1991 का क्राइसिस का बहुत बड़ा कारण एक ये भी था कि गवर्नमेंट प्राइवेट लोगों को सस्ते दामों पे फॉरेन एक्सचेंज देती रहती थी और उसके ऊपर अपना बर्डन पड़ता रहता था. तो जो फॉरेन एक्सचेंज आपका रिफॉर्म आया, उसके अंदर ये बात हुई कि अब मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई डिटरमिन करेंगे कि एक्सचेंज रेट क्या होगा. और दूसरी बात ये कि उन्होंने बोला कि आपकी जो एक्सचेंज रेट है उसका वैल्यू बहुत हाई है, आप इसको लो करो. तो उन्होंने 2 बार 6 महीने के अंदर हमारी करेंसी को डिवैल्यू कर दिया. यानी कि जो रुपए की वैल्यू है अगेंस्ट डॉलर या एनी अदर करेंसी जिसको हम पैक करते हैं जिसके संग, उसके अगेंस्ट हमारी जो करेंसी की वैल्यू है वो कम हो गई. सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिफॉर्म इन एक्सटर्नल सेक्टर वाज मेड इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. अब सबसे पहला रिफॉर्म क्या था? डीवैल्यूएशन ऑफ रुपी. रुपी की कीमत कम कर दी गई अगेंस्ट डॉलर. The rupee was devalued against foreign currencies. This led to increase in inflow of foreign exchange. वो जो हमारा foreign exchange crisis था कि हमारे पास foreign exchange नहीं थी, हमारे reserves बहुत कम हो गए थे, तो जैसे ही हमने devalue करा रुपया, तो लोगों ने हमारे यहाँ इन्वेस्ट करना चालू करा, लोगों ने हमसे प्रोडक्ट्स खरीदने चालू करे. रिजल्ट हमारे यहाँ इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बढ़ गया. और दूसरा क्या हुआ? डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट. अब कौन डिटर्मिन कर रहा है? मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई डिटर्मिन्स द एक्सचेंज वैल्यू ऑफ इंडियन रुपी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी एंड नॉट द गवर्नमेंट. ये दोनों जो आपके रिफॉर्म्स आए, इससे हमारे जो पूरी बीओपी की कंडीशन है काफ़ी अफेक्ट हो गई. आज हमारे पास बहुत बड़ा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है as compared to what we had initial years, and I think it's the third largest in the world. So all this is very interesting if you study with interest. और अगर आप ये ध्यान से सारे वीडियो सुनते रहेंगे सीक्वेंस में, तो आपका इंटरेस्ट डेवलप होता रहेगा और आपको समझ में भी आएगा चैप्टर. सो इफ़ यू हैवंट हर्ड द प्रीवियस वीडियोस, प्लीज़ डू इट. अगर आपने ये वीडियो एक बार सुना है और आपको नहीं समझ में आ रहा है, याद नहीं हो रही है, तो 2-3 बार भाई इसको सुनिए. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. लिबरलाइजेशन के जितने भी रिफॉर्म्स हैं, एक ना एक रिफॉर्म आपको ज़रूर मिलता है पेपर में. Okay, so happy learning with Bhargav ma'am. Like and subscribe all the videos so that you get the notification of the new videos which I'll continuously upload. Okay.